भारत में एक बार फिर जनगणना चल रही है, लेकिन जब से ये शुरू हुई है इसको लेकर के लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं। जैसे कि रेंट यानी कि किराए पर रहने वाले लोग अपना फॉर्म कैसे भरेंगे। अगर रेंट पर रहने वाले लोग बार बार या फिर अक्सर अपना घर बदलते हैं तो वो किस घर से अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी के पास दो घर हैं तो वो उसे अपनी जानकारी में कैसे शामिल करेगा और वो कैसे भरेंगे। वहीं एक बड़े घर में अगर कई सारे किराएदार रहते हैं तो वो किस मकान नंबर या फिर भवन नंबर से फॉर्म भर सकते हैं। और अगर किसी का फॉर्म ऑनलाइन भर ही नहीं रहा है तो वो क्या करे। चलिए इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे इस वीडियो में। इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल है और इसके फॉर्म भी ऑनलाइन ही भरे जा रहे हैं, लेकिन लोगों को इसमें कई सारी दिक्कतें आ रही हैं। हम आपके लिए इनके सॉल्यूशंस भी लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले उन लोगों के लिए सॉल्यूशन है जो किराए पर रहते हैं कि वो अपना फॉर्म कैसे भरेंगे। तो इसमें सीधा सा नियम ये है कि जनगणना आपके घर के मालिकाना हक पर नहीं है, बल्कि आपके रहने की जगह पर टिकी है और इसमें आपको आपके मकान मालिक से अलग पहचान आपकी अपनी डिटेल्स दे सकती है। हम आपको बता दें कि जनगणना के सवालों में एक ये भी सवाल है कि मकान आपका अपना है या किराए का है। आपको इसमें यही बताना होगा कि आप इस घर के किराएदार हैं, जिसमें ये साबित हो जाएगा कि ये घर आपका नहीं है। अगर आप किराए के मकान पर रहते हैं और वहाँ रहते रहते आपको 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है या फिर आप आगे वहाँ रहने वाले हैं तो आपको उसी पते से अपना फॉर्म भरना होगा। अगर आप अक्सर घर बदलते हैं तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं और उस दिन आप जिस भी घर में मौजूद हैं, आप अपने फॉर्म में उसी की लोकेशन डालेंगे और उसी से अपना फॉर्म भरेंगे और उसमें ये भी बताएंगे कि आप यहाँ पे किराएदार हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनके पास दो घर हैं। कानून पूरे देश में आपकी गिनती सिर्फ एक ही बार कर सकता है, इसलिए आपको केवल उस घर की जानकारी भरनी होगी जहां पर आप एक्चुअल में रहते हैं या सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। आपका दूसरा घर चाहे वो किसी भी शहर में हो, रिकॉर्ड में खाली दिखाया जाएगा, लेकिन वहां आपकी व्यक्तिगत जानकारी दोबारा से नहीं भरी जाएगी, आपकी काउंटिंग दोबारा नहीं होगी। मान लीजिए एक पिता है और उसके दो मकान हैं, एक में वो खुद रहते हैं और दूसरे में उनका बेटा रहता है। तो पिता जब भी अपनी जनगणना करेंगे तो वो उस मकान की जानकारी उसमें देंगे जिसमें वो खुद रहते हैं। वहीं उनका बेटा जो दूसरे घर में रहता है या जो उन्हीं के नाम पर था, लेकिन वो उसमें अपनी जानकारी देगा जिसमें वो खुद रहता है। भले ही मकान पिता का क्यों ना हो, लेकिन बेटा उस दूसरे मकान की जानकारी भरते समय खुद को वहां का सदस्य बताएगा। बता दें, जनगणना में ऐसा कोई सवाल नहीं है जो ये पूछता है कि घर किसके नाम पर है या घर का असली मालिक कौन है या फिर इस घर की जायदाद का हिस्सेदार कौन है। इसलिए आपको इसका जवाब भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनगणना का मकसद देश की जनसंख्या और उनके रहन सहन की स्थिति का डेटा जुटाना होता है, ना कि संपत्तियों की जांच करना। और ना ही इससे ये प्रूफ होगा कि घर का असली मालिक कौन है। आधिकारिक नियमों के अनुसार आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि मकान का स्टेटस क्या है, वहाँ कितने लोग रहते हैं और किस स्थिति में वो रह रहे हैं। इससे आपकी पूंजी, जमीन, जायदाद का कोई लेना देना नहीं है। वहीं अगर आप एक ही बड़े मकान में कई किराएदार रहते हैं तो घबराने की बात नहीं है, भले ही पूरी बिल्डिंग का मकान नंबर 1 हो। लेकिन अगर आपकी अलग रसोई है तो आप एक अलग परिवार माने जाएंगे। इसलिए ऐसे लोग फॉर्म भरते समय अपने मुख्य मकान नंबर के साथ साथ अपना कमरा नंबर, फ्लैट नंबर या फ्लोर नंबर अलग से ज़रूर भरें, जो ये साबित करेगा कि आपका परिवार अलग है। बस ध्यान रहे कि हर किराएदार को अपने परिवार को अलग मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा, क्योंकि एक मोबाइल नंबर से सिर्फ एक ही परिवार का डेटा भरा जा सकता है। इसके अलावा एक और सवाल, अगर आप किसी भी वजह से ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के मुताबिक ये जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है, जो 30 सितंबर 2026 तक चलेगा।
जिसमें मकानों की गिनती होगी। पहले 15 दिनों में लोग खुद ऑनलाइन पोर्टल में अपने आप जाकर के जानकारी भर सकते हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति खुद जानकारी नहीं भर पा रहा है या नहीं दे पाता है तो करीब 30 दिन के बाद सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर के आपकी जानकारी इकट्ठा करेंगे और तब आपकी जानकारी रजिस्टर हो जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 से शुरू होगा। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि पूरे देश में जनगणना अलग अलग राज्यों में अलग अलग तारीखों पर हो रही है। 1 अप्रैल 2026 से जनगणना की शुरुआत सबसे पहले दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप और गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप और मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम में शुरू हो चुकी है। इसके बाद 5 अप्रैल से गुजरात, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव में भी जनगणना शुरू हो गई है। वहीं 10 अप्रैल से ये उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है। 16 अप्रैल से हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ में शुरू होगी। 26 अप्रैल से तेलंगाना और 30 अप्रैल से पंजाब, 1 मई से महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान और झारखंड में, 7 मई से उत्तर प्रदेश, 17 मई से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुडुचेरी, 1 जून से हिमाचल प्रदेश, 16 जून से केरल और नागालैंड, 17 जुलाई से तमिलनाडु और त्रिपुरा, 2 अगस्त से असम और 17 अगस्त से मणिपुर में जनगणना शुरू होगी। पश्चिम बंगाल में अभी तक तारीखें तय नहीं की गई हैं। इसकी जानकारी जब भी आएगी सामने हम आप तक उसको भी पहुंचा देंगे। जनगणना के सवालों के जवाब सबको देने जरूरी हैं, क्योंकि आपके दिए जवाबों के आधार पर ही सरकार ये तय करती है कि आपके इलाके में कौन कौन सी सुविधाओं की ज़रूरत है, जैसे कि आपको पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल या फिर कोई और सेवा। अगर जानकारी सही नहीं होगी तो योजनाएं भी सही नहीं बन पाएंगी। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।